हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रेसिडेंट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर पॉलिटी सिलेबस के अंदर है तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आना जो है काफ़ी लाजमी हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है जहाँ पर पॉलिटी जो है पार्ट है किसी भी पेपर के सिलेबस के अंदर। अगर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में 10 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में डाले हुए हैं, लेकिन बीच में मैं आपको बहुत सारी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं वर्ड्स को भी समझाता जाऊँगा। नाउ कार्यपालिका क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर जो है 3 स्तंभ आते हैं। पहला हमारे पास है कार्यपालिका, दूसरा हमारे पास आता है विधानपालिका, और तीसरा हमारे पास आता है न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है वो भी जो है एक जो शासन की हमारी जो व्यवस्था है उसका एक अंग है। तो जो संविधान के किस भाग के अंदर कार्यपालिका का वर्णन है, तो वो जो है हमारा आता है भाग 5 के अंदर जो है कार्यपालिका का वर्णन किया हुआ है। तो आपको बता दूं कि जैसे हमारे संविधान के अंदर आपसे कोई पूछे कि कितने पार्ट है, तो हमारे संविधान के अंदर आपको याद रखना है कि 25 पार्ट्स है। अब ये 25 हो गए हैं, लेकिन जब संविधान को लागू किया गया था जिस वक्त, तो उस वक्त जो है संविधान के अंदर 22 भाग थे, लेकिन आज जो है संविधान के अंदर 25 भाग है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला भाग होता है, जो हमारे संविधान का जो पहला भाग है, जिसके अंदर आते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 4, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो है भाग 1 है। इसके अंदर हमारा आ जाता है राज्य और इसका संघ क्षेत्र, इसके बारे में जितने भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, और अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं भाग 1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11, ये हमारा है भाग 2। इसके अंदर आती है नागरिकता। तो आपको याद रखना है कि नागरिकता संविधान की किस भाग में आती है, तो वो हमारी आती है भाग 2 में। ठीक है। तो तीसरा हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स। अब 5 से 11 तक हो गया। उसके बाद 12 से लेके जो 35 तक के जो अनुच्छेद आते हैं इसको हम कहते हैं भाग 3, और भाग 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमारे नैतिक, जो हमारी नैतिक अधिकार है वो आ जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए 36 से लेकर 51 तक अगर देखा जाए, तो इसके अंदर आते हैं हमारे डीपीएसपीस, मतलब जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वो आ जाते हैं 36 से लेकर 51 तक। और उसके बाद अगर देखा जाए 52 से लेकर 72 तक, तो इसके अंदर आती है कार्यपालिका का वर्णन। तो यहाँ पर कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से होगा। हमें याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि किस भाग में आता है, तो ये था 5th पार्ट, ये था 4th पार्ट। तो यहाँ पर हमने देखा 52 से लेकर 72 है, तो हमने इस पर टिक करना है, मतलब 5th पार्ट पर हमने जो है टिक करना है। इसके अंदर जो है कार्यपालिका का जो है वर्णन आता है। नाउ कार्यपालिका के अंदर अगर हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं सेंटर के अंदर, तो हमारे पास हो गया जैसे मंत्री परिषद हो गया, जैसे मंत्रिमंडल हमारे पास हो गया, वो जो है कार्यपालिका का भाग है। राष्ट्रपति वो क्या है, वो भी कार्यपालिका का भाग है, क्योंकि वही जो है सभी जो कानून है उनको जो है लागू करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास आ गई। तो ये जो हमारे पास आते हैं एग्जीक्यूटिव, जितना भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आती है उसका जो है वर्णन जो है हमारे पास भाग 5 के अंदर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो एक ही था, वहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। अब जो हमारा इंडिया का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, या किसी को भी इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है, तो उसको जो है न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, तो उसका इसका आंसर है 35 ईयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो विधानसभा का जो अगर आपको स्पीकर बनना है, तो उसके लिए सॉरी, अगर मान लीजिए आपको जो है लोकसभा का जो अगर आपको मेंबर बनना है, तो उसके लिए जो है 25 ईयर जो है आपकी एज होनी चाहिए। 25 साल अगर आपकी एज है, तो आप जो है आप जो है जो लोकसभा है वहाँ पर जा सकते हो, मतलब वहाँ पर आप सदस्यता ले सकते हो इलेक्शन जीत के। दूसरा हमारे पास है राज्यसभा। राज्यसभा के अगर आपको सदस्य बना है, तो उसके लिए जो है 30 ईयर की एज चाहिए, मतलब 35 राष्ट्रपति के लिए चाहिए, 25 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, और 30 हमें चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे जो है सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास कम से कम कितने अनुमोदक होने चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए,
आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो जो है प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता, आपको पता होगा वो जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं वो ये थोड़ा आगे देखेंगे हम। आप इस समय बस इतना याद रख लीजिए कि जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर किया जाता है। और कोई भी अगर कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए तो उसके लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है 50 तो उसके अनुमोदक होने चाहिए और 50 इसके जो है समर्थक होने चाहिए। मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर 100 लोगों को तो ये जानता ही होना चाहिए, मतलब 100 लोग इसके सपोर्ट में होने ही चाहिए, 50 इसके जो समर्थक होने चाहिए और 50 इसके जो है अनुमोदक होने चाहिए। तो टोटली तो 100 है। अगर कोई पूछे कि कितने सपोर्टर होने चाहिए तो हम कह सकते हैं कि 100 होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हमें जो सेपरेट करके पूछा है, अनुमोदक पूछा है, सिर्फ और सिर्फ अनुमोदक, तो हमने याद रखना है अनुमोदक भी 50 होते हैं और समर्थक भी 50 होते हैं। तो 100 पर टिक नहीं करना, हमने 50 पर टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुमोदक पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर टिक करेंगे, हम करेंगे 50 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, महाभियोग से पहले राष्ट्रपति को कितने दिनों तक नोटिस दिया जाना चाहिए। जब भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, मतलब इम्पीचमेंट की जब भी बात आती है, तो राष्ट्रपति को कितने दिनों का जो है नोटिस दिया जाना चाहिए। तो ये है हमारा 14 डेज का, जो 14 डेज है उस तक जो है उसको जो है नोटिस दिया जाना चाहिए इतने टाइम तक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो होती है। जो राष्ट्रपति हमारे पास होती है उसके पास कितने प्रकार की वीटो होती है। वीटो मतलब ये किसी भी कानून को बनने से कुछ समय के लिए जो है रोक सकता है। अब यहाँ पर देखो कितनी वीटो होती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन आपको गलत, यहाँ पर 3 कर लीजिए। जो राष्ट्रपति होता है आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास जो है 3 वीटो होती है। पहली वीटो इसके पास होती है अत्यंतिक वीटो, दूसरी इसके पास होती है पॉकेट वीटो, और थर्ड इसके पास होती है निलंबकारी वीटो। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। आत्यंतिक वीटो क्या होती है, आत्यंतिक वीटो एक ऐसी वीटो होती है जिसमें राष्ट्रपति क्या करता है, मान लीजिए दोनों सदनों से कोई बिल जो है पारित हो जाता है, वो राष्ट्रपति के पास जो है साइन होने के लिए आता है। राष्ट्रपति क्या कर लेता है, उसको एक लंबे समय के लिए जो है लंबित कर देता है, उसको एक लंबे समय तक जो है लंबित कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं आत्यंतिक वीटो, मतलब राष्ट्रपति ने साइन यहाँ पर नहीं किया। हालांकि इसकी भी कंडीशन है कि वो कब कब साइन नहीं कर सकता, तो इस पर इतना लंबा हम नहीं जाएंगे। सेकंड देखिए कौन सा था, निलंबकारी वीटो। अब दूसरा कौन, पहले वाले में क्या था, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया, राष्ट्रपति ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, उसने उसको रिजर्व में रख लिया। दूसरा होता है हमारे पास निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या होती है, मान लीजिए दोनों सदनों से कोई बिल जो है पारित हो गया, वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए चला गया। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है अच्छे प्रावधान होने चाहिए, या इसमें कुछ त्रुटि है उसको ठीक किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको दोबारा कहाँ भेज देता है, सदन में उसको भेज देता है, लोकसभा और राज्यसभा में उसको भेज देता है कि आप दोबारा इसके ऊपर जो है विचार करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निलंबकारी वीटो, मतलब राष्ट्रपति ने एक तरफ से इसको निलंबित कर दिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा कानून, जैसे ऐसे बिल जो राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, पहले राज्यसभा और लोकसभा से वो पारित होकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उन पर साइन नहीं किए, और वो उनको कहाँ भेज देता है, फिर से उसने सदन में जो है उनको विचार विमर्श के लिए भेज दिया। लेकिन अगर दूसरी बार जो है सदन इसको साधारण बहुमत से पास करके दोबारा इसके पास साइन करने के लिए भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है, तो राष्ट्रपति को साइन यहाँ पर करने ही पड़ेंगे। अगर दूसरी बार जो है सदन जो है साधारण बहुमत से उस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है। और तीसरी हमारे पास कौन सी थी, तीसरी हमारे पास होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दोनों सदनों से कोई बिल जो है पारित हो गया, वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए चला गया, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको उस बिल के ऊपर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही असहमत होता, ना ही सहमत होता, मतलब वो उसको रिजर्व में रख लेता है, ना तो सहमत होता, ना ही वो सहमत होता है, ना ही असहमत होता है, उसको एक लंबे समय के लिए वो अपने पास ही रख लेता है, और इस तरह से बिल जो है खत्म हो जाता है। तो ये थे हमारे पास राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो होती है। तो यह आपने याद रखना है कि इसके पास जो है 3 वीटो राष्ट्रपति के पास होती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले कि हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पर आए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब सबसे पहले तो आप अध्यादेश को जानो कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है, अब आपको पता है सिंपली हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं। सिंपली जो है कोई बिल जो है पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, और उसके पास जो है बाद में कानून बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिनमें कि कानून को जो है इमीडिएटली बदलाना पड़ता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और एक बात मैं आपको बता दूं,
अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस होता है वो कब जो है लाया जाता है? ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा है। अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र नहीं चल रहे हैं, मतलब जो सदन है हमारा वो सत्र में नहीं है, या लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा है, या इसके वाइस वर्सा, मतलब राज्यसभा का चल रहा है, लोकसभा का नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो जो है ऑर्डिनेंस को ला सकती है, मतलब ऐसे इमरजेंसी वाले कानून को एकदम से ला सकती है, मतलब जब जरूरत होती, क्योंकि सेशन तो बैठ नहीं रहे हैं दोनों ही सदनों के, या दोनों सदनों में से एक सदन के सेशन नहीं बैठ रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो जो है अपनी तरफ से जो है कुछ कानून बना देती है, ठीक है। उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कह देते हैं ऑर्डिनेंस। उनको हम क्या देते हैं? ऑर्डिनेंस। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बारे में आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर लिया, तो कुछ समय तक तो वो वैलिड होगा, लेकिन जैसे ही सदन के जो सेशन होते हैं वो जब स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके 6 हफ्ते के भीतर अगर जो राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है और सदन ने जो है अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है, मतलब सदन के जो कार्यवाही जो शुरू हो चुकी है, तो सदन जब चालू हो जाता है तो उसके 6 हफ्तों के भीतर वो जो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया था उसको जो है पारित किया जाना होता है दोनों सदनों में। अगर 6 हफ्तों के भीतर राष्ट्रपति का वो अध्यादेश है वो पारित नहीं हो पाता, मतलब सदन उन कानूनों से अगर सहमत नहीं हो पाता, तो उस केस में क्या होता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा या जो एग्जीक्यूटिव पावर थी उसके द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया था वो जो है खत्म हो जाता है, मतलब उसकी वैलिडिटी जो है खत्म हो जाती है। मतलब आवश्यकता है कि 6 हफ्ते के भीतर जो है राष्ट्रपति या एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा लाया गया वो जो बिल है उसको जो है 6 हफ्ते के भीतर पारित किया जाना होता है। तो आपको ये याद रखना है 6 हफ्ते, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अब आपको पता लग गया कि अध्यादेश क्या होता है। नाउ अब यहाँ पर जो संविधान है, संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को ये पावर देता है, मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है, तो ये है हमारा आर्टिकल 1, 2, 3। राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं कुछ और भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो है कुछ आर्टिकल्स बता दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति जो है होना चाहिए। आर्टिकल 53 और 54, आर्टिकल 53 जो है यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था कराता है राष्ट्रपति के लिए। 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस तरह से होगा। आर्टिकल 58, अब ये आपको नोट करते जाना, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 58 जो है राष्ट्रपति की योग्यता को निर्देशित करता है, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई बनना है किसी ने तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं आपको 2-3 आर्टिकल, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्टिकल 61 इसके अंदर राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है चलाया जाता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के ऊपर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू खड़ा हो जाता है, तो 71 है उसके अंतर्गत जो है उसको डील किया जाता है, आर्टिकल 71। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72, अब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास जो है सज़ा को कम करने का उसके पास पावर रहती है। जैसे किसी आदमी को अगर मान लीजिए किसी आदमी को अगर कोई फांसी मिली हुई है तो उसको उम्र कैद के अंदर तब्दील कर सकता है, या जो सज़ा होती है उसको थोड़ा कम कर सकता है राष्ट्रपति, उसके पास ये पावर होती है। और वैसा ही स्टेट के अंदर होता है, स्टेट के अंदर भी गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो जो है कोई भी आदमी हो उसकी सज़ा को कम कर सकता है। तो ये जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, ये कहाँ से आती है? 72 के थ्रू। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल जो राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, किसी भी हालत में नहीं बोलने हैं। 61 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाना, तो इसके अंतर्गत चलाया जाता है। 71 राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो 71 के अंदर डील की जाती है। 72 मतलब किसी भी आदमी की अगर सजा कम की जाती है तो राष्ट्रपति के पास वो पावर होती है, तो कौन सा अनुच्छेद उसको वो पावर देता है? वो है हमारा आर्टिकल 72। और जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, तो वो आती है हमारी 1, 2, 3। ये जो हमारा आर्टिकल होता है 1, 2, 3, तो इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश को जारी करने की पावर रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को सबसे पहले संसद में कौन पेश करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यहाँ पर देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। एक बात मैं आपको बता दूं, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जैसे जो हमारा संविधान है उसके अंदर बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर लिखा हुआ है क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण।
ठीक है, तो बजट बाद में जाके हमने मॉडिफाई करके उसको बजट बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को सबसे पहले संसद में कौन पेश करता है, मतलब संसद के पटल पर उसको कौन रखता है। हालांकि उसके बाद जो है उस पर ऊपर काफ़ी डिबेट होता जाता है, दूसरे मिनिस्टर उसको शो करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर संसद में उसको अगर देखा जाए ऑफिशियली, अगर उसको कौन वो जो है पटल पर रखता है, तो वो है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है संसद के पटल पर रखता है। दूसरा देखते हैं हम, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। अब यहाँ पर काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे पास थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो जाकिर हुसैन थे, ये हमारे पास जो है पहले जो है मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो एक बात और आपको याद रखनी है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा देखिए यहाँ पर दिए फखरुद्दीन अली अहमद, इनका पूरा नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये भारत के पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे जो कि राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद पहले चीफ जस्टिस थे, जबकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये पहले मुस्लिम थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो सभी को पता है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और पहले साइंटिस्ट थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे। और गुलाम नबी ये जो है कभी भी जो है प्रेसिडेंट नहीं बने, तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है पहले राष्ट्रपति थे। और दूसरा मैंने आपको कहा कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान, तो वो भी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल संभाले थे, मतलब 2 टेन्यूर किस राष्ट्रपति ने अपने पूरे किए थे। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने जो है अपने 2 टेन्यूर जो है पूरे की है, मतलब इन्होंने 2 कार्यकाल अपने संभाले हैं, मतलब 10 वर्ष तक इन्होंने जो है सेवाएं दी। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ दूसरे प्रेसिडेंट के नाम भी दिए हुए, इनको भी मैं आपको रिलेट कराना चाहूँगा पीछे के साथ, ताकि एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको डील कर सको। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका तो आपको पता लग गया। 2 पॉइंट इनके बारे में है, एक इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, दूसरा ये पहले जो है मुस्लिम थे जो पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। दूसरा हमारे पास ज्ञानी जैल सिंह, इनका पूरा नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे पहले सिख थे जो राष्ट्रपति बने थे। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला सिख कौन था जो राष्ट्रपति बने थे, तो उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीवी गिरी। तो वीवी गिरी में आपके याद रखना है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपोजिशन से जीते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी का नाम भी आपने सुना होगा, नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी। तो मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस थी, कांग्रेस जब जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हुई, तो उसके बाद से ही कांग्रेस में शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, आपको पता है, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद से ही जो है जो कांग्रेस थी उस समय की, उसमें काफ़ी उठक पटक चल रही थी, काफ़ी आंतरिक, मतलब आपस में ही उनमें मतभेद चल रहे थे पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर। और 1969 के अंदर, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उस समय की प्रधानमंत्री, वो जो है काफ़ी निरंकुश होती जा रही थी। बाद में क्या हो गया था, जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में बंट गई थी। कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में बंट गई थी। पहले तो हालांकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था उस टाइम जॉइंट में ही थी, लेकिन बाद में जो है उसके 2 टुकड़े हो गए थे कांग्रेस के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कांग्रेस था, मतलब पूरी की ये देखिए, ये पूरा का पूरा सर्कल मान लीजिए कांग्रेस है, उसके अंदर एक इंदिरा गांधी है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इसने जो है अपने जो इनका कैंडिडेट था, ये उन्होंने उठाया नीलम संजीवा रेड्डी को। नीलम संजीवा रेड्डी इनकी ओर से जो है, कांग्रेस की ओर से जो है प्रतिनिधि थे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इंदिरा गांधी देखिए, वो हालांकि कांग्रेस से ही थी, कांग्रेस में हालांकि प्रधानमंत्री है, कांग्रेस की ही नेता है, लेकिन इन्होंने जो है सीक्रेटली उठा लिया, किसको उकसा लिया, इन्होंने उकसा लिया नीलम, जो हमारे पास वीवी गिरी है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए वीवी गिरी है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि जो वीवी गिरी है उस समय जो है उपराष्ट्रपति थे। जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, उस समय जो वीवी गिरी थे वो उपराष्ट्रपति थे। अब आपको पता है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति कौन बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति बन जाता है उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी अगर खाली हो जाए, तो वो प्रावधान कहाँ से किया, तो ये यहाँ से किया गया। यहाँ पर देखिएगा, अब जब जब कांग्रेस ने जो है किसको उठाया था, किसको अपना कैंडिडेट नियुक्त किया था, नीलम संजीवा रेड्डी को। हालांकि कांग्रेस जो है रूलिंग पार्टी थी, और आपको पता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका काफ़ी डोमिनेंस होता है, और राष्ट्रपति ज़्यादातर अगर देखा जाए तो रूलिंग पार्टी से ही जो बन के
आता है। हालांकि बाद में वो जो है किसी तरह से किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं रखता, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीलम संजीवा रेड्डी, इसको कांग्रेस ने उठाया हुआ, इनको जो है कांग्रेस ने उठाया हुआ था, लेकिन इन्होंने किसको उठाया? वीवी गिरी को। वीवी गिरी पहले से ही उपराष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये राष्ट्रपति बन गए थे कुछ समय के लिए। लेकिन जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है इनको वीवी गिरी को काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। इन्होंने कहा कि आप उठ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और वीवी गिरी ने जो है राष्ट्रपति का पद, अब आपको पता है कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए थे कुछ समय के लिए, तो जो वीवी गिरी थे उन्होंने भी राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति भी चला गया है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने भी पद छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब प्रावधान किया गया कि जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, मतलब जो चीफ जस्टिस होगा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है राष्ट्रपति बनेंगे कुछ समय के लिए, अगर जो है क्या हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है राष्ट्रपति के पद से हट जाते हैं। ठीक है, तो उस समय के जो फिर फखरुद्दीन अली अहमद, जो मैंने आपको पीछे कहा था, जो कि पहले चीफ जस्टिस थे, तो उसी समय जो है उनको कुछ समय के लिए बनाया गया था। हालांकि जो वीवी गिरी थे बाद में ये जीत गए थे, हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे ये, फिर भी जो है वीवी गिरी जो है यहाँ पर क्या हो गए थे, ये जो है जीत गए थे राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत में राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली निम्नलिखित में से कैसी है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली जो है निम्नलिखित में से कैसी है? ये प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है? तो आपको पता होगा कि जो भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष है। हम जो लोकल जनता है, जो हमारी कॉमन पीपल है, वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। आपको पता होगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो हमारे पास जो लोकसभा होते हैं उसके इलेक्टेड सदस्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, राष्ट्रपति को जो वोट डालते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक होती है हमारी लोकसभा, एक होती है हमारी राज्यसभा, एक होता है हमारा जो हमारी विधानसभाएं होती है राज्यों की, और दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके इलेक्टेड मेंबर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव करेंगे। राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तीसरा हमारे पास विधान परिषद के नहीं करते, विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड सदस्य होंगे वो भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके जो कैंडिडेट्स होंगे, जिनकी जो ये विधान परिषद जो बनी हुई वो जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। जो इलेक्टेड सदस्य होंगे यहाँ के वो जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर 12 जो सदस्य होते हैं वो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, तो वो जो 12 सदस्य है जिनको नॉमिनेट किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, वो चुनाव में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पर अगर लोकसभा के अंदर हम देखें तो 2 एंग्लो इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया जाता है, आपको पता होगा। तो ये जो 2 सदस्य है इनको भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेने का इनको मौका नहीं दिया जाता, मतलब उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो इलेक्टेड मेंबर्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, जब चुनाव होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, तो 4 मेंबर हमारे पास है, 4 तरह के। एक तो विधानसभा के जो हमारे पास मेंबर है इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स है, तीसरा हमारे पास जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स है, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो वाले हैं। लेकिन अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें, अब राष्ट्रपति को नियुक्त कराएं तब तो इन चारों की वोटिंग से पता लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला है और इम्पीचमेंट अगर राष्ट्रपति की करनी है, तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो राज्य की विधानसभाएं हैं और दिल्ली और पुडुचेरी वाला जो ये केस है ये हट जाता है। मतलब राज्य की विधानसभाएं और जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी पावर फिर खत्म हो जाती है राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट में। उनकी पूरी पावर किसके पास होती है? सदन के पास। जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है वही जो है राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट में जो है भाग लेते हैं। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जब भी राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट होती है तो यहाँ पर सारे के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब हमने देखा था वोटिंग हो रही थी राष्ट्रपति की, तो वहां पर जो है इलेक्टेड मेंबर्स ही वोटिंग कर रहे थे। लेकिन जब इम्पीचमेंट चलती है तो वहां पर सारे के सारे मेंबर जो है सारे के सारे मेंबर चलेंगे। यहाँ पर किसी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि कौन कौन से जो है निर्वाचित है और कौन कौन से निर्वाचित नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति को की इम्पीचमेंट के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली होती है वो कैसी होती है हमारे देश में? वो अप्रत्यक्ष होती है।
वो कैसी होती है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन राष्ट्रपति की कुर्सी संभालता? अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। अगर राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद को त्याग देता है तो उस केस में उपराष्ट्रपति बनता है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी उस पद से हट जाए, मतलब राष्ट्रपति के पद से हट जाए उस समय, तो उस समय क्या होता है फिर? उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो कहाँ पर बैठ जाता है? वो राष्ट्रपति की जो पद होता है उस पर कुछ समय के लिए आसीन हो जाता है। सो ये थे राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।